नमस्कार। सीजीएल का वैकेंसी आउट हो गया है। आपको अभी तक का पूरा झारखंड के इतिहास में अभी तक ऐसा वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल में नहीं आया है जिसमें इतनी ज़्यादा सीटें हैं और मेरे ख्याल से आगे इतनी रहेंगी भी नहीं। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांस फॉर यू। ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण चांस है। जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनका जो मेहनत है वो रंग लाने का समय अब आ गया है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो एकदम सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड भी रहेंगी और कुछ ऐसी बातें रहेंगी कि आप वो गलती ना करें, ताकि आपका मेहनत तो कर लिए, मार्क्स भी आ गया, लेकिन क्या हुआ कि एक छोटी छोटी गलती का पता चला आपका फाइनल में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। तो इस वीडियो को आप 1.5x में करके देख लीजिए, लेकिन आप देखिए पूरा ज़रूर। तो चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उनको पीडीएफ में अंडरलाइन करके भी रखा हूँ, वो पीडीएफ में आपको दे भी दूंगा ताकि आप शॉर्ट में उसको आप एक अपने कॉपी में लिख करके आप रख लें कि मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है तो रखना है। ये आपका वैकेंसी है। तो अगर एडवर्टीजमेंट में आप देखिएगा, इसका जो विज्ञापन संख्या है वो है 10/2023, मतलब 2023 का 10वां नंबर का विज्ञापन है। और वो विज्ञापन क्या कहता है? विज्ञापन कहता है, हम हैं झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, मतलब JGGLCC, झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। ये रेगुलर वैकेंसीज है। तो इसके अंदर में देखते हैं क्या क्या है जो हम लोग को ध्यान रखना है। मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ करके सारे चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो मैं एकदम भी आपका टाइम एकदम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहला यहाँ पर है कि आपका फीस के बारे में बोला है। तो फीस आपका 100 रुपये है, लेकिन जो एसटी है, जो एससी है, उनके लिए 50 रुपये है। और किनको किनको यहाँ पे फीस नहीं लगेगा? फीस दो लोगों को यहाँ पे नहीं लगेगा। पहला, जिनका फिजिकल डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है उनका नहीं लगेगा। और दूसरा, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं पुराना वाला, अगर आप प्रिंट आउट करके रखे हैं या ईमेल में है, तो उस कंडीशन में भी आपका फीस यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये क्लियर हो गया आपका। आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं अंडरलाइन वाला, लेकिन मैं एकदम समरी बता के आपको निकल रहा हूँ ताकि आपका टाइम एकदम बिल्कुल वेस्ट ना हो। अब बात करते हैं सीट के बारे में। तो आप देखिए यहाँ पे सीट टोटल, जो इसको मैं रेगुलर वैकेंसीज को मैंने ऐड किया हूँ वो 2017 यहाँ पर है। तो ये हो सकता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, एक बार आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो जो एएसओ का पोस्ट है, जिसको आप बोलते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, वो 863 है। अब इसमें एक चीज बात करते हैं, जो बोल रहे थे 40-60 हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए आपको एकदम क्लियर कर देते हैं। टोटल सीट कितना है? 863। तो इसमें से क्लियर होना चाहिए कि जो जनरल वाला जो सीट है, जो अनारक्षित है, वो आपका 40% होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 863 का आप 40% निकालिए, मतलब 40/100 कीजिएगा आप। इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे इसको आप काउंट कीजिएगा, तो ये आपका होगा 345.2। तो यहाँ पे मान लीजिए राउंड फिगर 346 होता है, तो उसके ऊपर भी एक सीट बढ़ा करके यहाँ पे आप देखिए 347 किया गया है। इसका मतलब है कि 40-60 लागू है इस वैकेंसीज में आपका। तो आपको एकदम कंफ्यूजन नहीं रहना है कि नहीं है। तो इसमें से जो अनारक्षित है 347, उसमें हमारे झारखंड के जनरल भी हैं और बाकी बाहर वाले लोग भी हैं। तो और जो अगर आप मार्क्स ज़्यादा लाते हैं, जैसे आप एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी से हैं, लेकिन आपका मार्क्स जनरल के बराबर आता है, तो भी आप इसमें आपका जो सीट का एलोकेशन होगा वो इसी के अंदर होता है। इसीलिए बोलते हैं इसको ओपन फॉर ऑल। उसके अलावा जो यहाँ पे रिजर्व्ड है, आप देखिए एसटी के लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, ओबीसी 1, ओबीसी 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ को अपने अनुसार से देख सकते हैं। तो टोटल का आप काउंट कीजिएगा, ये आपका कनीय सचिवालय का 335 है, श्रम परिवर्तन का 182 है, प्लानिंग असिस्टेंट का 5 है। फिर आगे आते हैं तो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, मतलब वेलफेयर ऑफिसर जो है, जो ब्लॉक में बैठते हैं, 195 है। आपूर्ति पदाधिकारी 252 है। नीचे आते हैं अंचल निरीक्षक सह कानूनगो में 185 है। तो टोटल अगर इसको काउंट कीजिएगा तो 2017 या 2000 से प्लस सीट आप मान के चलिए इसमें। अब बात करते हैं इसमें कि क्या क्या हम लोग को देखना है। तो सरकार बोल रही है कि ये जो एडवर्टीजमेंट, इसमें कभी भी संशोधन हो सकता है, पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।
अब यहाँ पे देखिए कनीय सचिवालय सहायक के बारे में एक पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे कि ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो 10/2023 का वैकेंसी देख रहे हैं ना। तो ये वाला जो बोल रहा है 11/2023 में प्रकाशित किया गया है, जिसमें टोटल 8 पदों के विरुद्ध नियुक्ति होना है। तो बोल रहे हैं कि अगर दोनों में से अप्लाई करते हैं तो आपका परीक्षा शुल्क एक ही यहाँ पे लगेगा, और अगर कोई एक अप्लाई करते हैं तो उनको ये परीक्षा शुल्क देना होगा। और इसके लिए जो परीक्षा हमारा होगा वो कौन होगा, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यही होगा। अब बात करते हैं ग्रेड का यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे सारा का एक जगह किया गया है, ये पोस्ट का नाम है, ये ग्रेड पे है, और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो आप देखिए यहाँ पे एएसओ आपका बी ग्रेड का है, फिर श्रम परिवर्तन बी ग्रेड का है, प्रखंड कल्याण बी, ये भी बी, ये भी बी। तो सी ग्रेड का कौन है, कनीय सचिवालय और प्लानिंग से, ये आपका सी ग्रेड का है। और इसके लिए आपको योग्यता क्या चाहिए, इसके लिए आपको मात्र ग्रेजुएशन होना है। कहाँ से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना है, ग्रेजुएशन होना है, क्लियर है, या समकक्ष डिग्री। अब बात करते हैं कि वैसे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट हैं जिनका लगता है कि नहीं हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो सिंपल यहाँ पे कहा गया है जिस दिन आवेदन का अंतिम दिन है, जो एप्लीकेशन का अंतिम दिन है यहाँ पे, उस दिन तक अगर आपका जो आ जाता है रिजल्ट तो फिर आप एलिजिबल होंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए कि 20 जुलाई कट ऑफ डेट है, 20 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए ग्रेजुएशन का। अगर आपका आ जाता है तो फिर आप इसको भरने के लिए तैयार हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही है साथ में आपका साथ में 21 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम। कब, 1/8/2023 को। ये भी हम आगे आएंगे इस पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें एग्जाम का भरने का जो लास्ट डेट है उसके पहले तक आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, आप पास हो जाने चाहिए। आगे आते हैं, खेलकूद कोटा में अगर आपको बी ग्रेड में सीधी नियुक्ति यहाँ पे चाहिए, डायरेक्ट नियुक्ति चाहिए, तो आपको क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, उसमें आपको कोई ना कोई एक मेडल ले आइए, चाहे ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर कोई ले आइए। अगर भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा है यहाँ पे तो आपको फर्स्ट रैंक आना चाहिए, और अगर स्टेट लेवल में है तो स्टेट लेवल में रहकर आप विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं तो आपका डायरेक्ट सीधी नियुक्ति हो जाएगा कोई भी बी ग्रेड का यहाँ जो पोस्ट है उसमें। सी ग्रेड के बारे में बात करें तो सी ग्रेड में भारतीय ओलंपिक में अगर आप दूसरा या तीसरा स्थान रखते हैं तो भी आ जाएगा, और झारखंड ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित जो अगर चैंपियनशिप है उसमें अगर आप प्रथम स्थान करते हैं तो भी आपका सीधी नियुक्ति है, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अगर आपका होना चाहिए तो आप सी ग्रेड के जॉब में यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं एज के बारे में। तो एज कट ऑफ यहाँ पे कितना है, देखिए सबसे पहला जो मिनिमम एज होना चाहिए आपका 1/8/2023 को, ये जो है नए नए बच्चों के लिए है, जो नए नए बच्चे पास हुए हैं इस बार उनके लिए। तो वो क्या करें, आप क्या कीजिए कि 1 अगस्त 2023 को आप देखिए कि आपका उम्र कितना हो रहा है, आप डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। आपका ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जाइए गूगल में सर्च कीजिएगा एज कैलकुलेटर, वहां पे क्या करना है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और ये वाला डेट डाल दीजिए। आप देखिएगा आपका क्या 21 साल हो रहा है पूरी, अगर 21 साल आपका हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं अधिकतम उम्र सीमा। अधिकतम उम्र सीमा किनके लिए है, जो बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो फॉर्म भरना चाहते हैं, अपना नियुक्ति पाना चाहते हैं, तो उनके लिए है। तो आप देखिए अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है वो 4 साल आपका रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया गया है। 2019 का यहाँ पे एज कट ऑफ है, मतलब अगर मान लिए कि आपका एज कट ऑफ 35 वर्ष बोल दिया है कि 35 साल आपका होना चाहिए, तो 35 साल कब होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए आपका 1 अगस्त 2019 को। इसका मतलब है कि अगर 2023 में काउंट कीजिए कितना हो जाएगा, ये 39, मतलब प्रेजेंट में आपका 39 साल होना चाहिए। इस तरह करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका दे दिया गया है कि अधिकतम उम्र क्या होना चाहिए। एएसओ का 2015, कनीय सचिवालय सहायक 2019, ये और ये किसके लिए, ये देखिए ये उसके लिए है, मैं भूल गया यहाँ पे बोलना, ये उसके लिए है जो 2019 का वैकेंसीज में प्रकाशित हुआ था, और जो 2015 में रेगुलर और बैकलॉग में सम्मिलित रहे हैं उनके लिए ये चीज है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एज रिलैक्सेशन है सिर्फ उनके लिए है जो 2015 के बैकलॉग और रेगुलर में यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं उनके लिए है। बाकी जो जेनरिक है वो तो अभी बताऊंगा ही मैं। तो ये स्पेशल है कि नहीं, ये स्पेशल है जो 2015 के रेगुलर और बैकलॉग में सम्मिलित हो चुके हैं। जो जेनरिक है वो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, और जो जेनरिक में इसमें आते हैं
तो अनारक्षित, अनारक्षित का 35 वर्ष होना चाहिए। कब होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 1 अगस्त 2019 को आपका 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब अभी कितना हो जाएगा, +4 ऐड कर लीजिए, मतलब 39 वर्ष तक के लोग आपके कंपटीशन में यहाँ पे भाग लेंगे, यहाँ पे जनरल वाले। और अगर ओबीसी वाले हैं तो इसका प्लस ऐड कर दीजिए, मतलब 37 4 41। अभी जिनका जिनका 41 हो रहा होगा ओबीसी वाले, या तो ओबीसी 1 या तो ओबीसी 2, वो भी भर सकेंगे। जो भी लेडीज हैं और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसको आप बोलते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उनके लिए 1 साल और है, मतलब 38 4 कितना हो जाएगा, 42 प्रेजेंट एज। और जो एसटी एससी है उनके लिए कितना हो जाएगा, 40 + 44 मतलब 4 मतलब 44। मतलब जो मैक्सिमम एज के लोग आपके यहाँ पे भरेंगे वो 44 एज के भरेंगे जनरली, और बाकी स्पेशल वाला मैंने आपको बता दिया। तो सोचिए जो नए नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनका नॉलेज का लेवल और इनका नॉलेज का लेवल, आप किन से फाइट करेंगे वो भी सोचिए। इसमें से और कौन कौन मैं आपको बताता हूँ। इसमें वो लोग भी होंगे जो सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं, जो ब्लॉक में काम कर रहे हैं सरकारी में, वो अपना पोस्ट बढ़ाना चाहते हैं, वो भी आपका कंपटीशन होंगे। इसमें आपका वैसे लोग भी होंगे जो बाहर में दिल्ली में रह रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं, उनको वापस घर आना है, अब घर तरफ नौकरी चाहिए। जो बैंक मैनेजर हैं, जो दिल्ली में सीजीएल लेवल में एएसओ है, वो लोग भी यहाँ पे आने के लिए आपका फाइट करेंगे। तो ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है, टफेस्ट एग्जाम निकाला हुआ है, तो आपको उनका लेवल का यहाँ पे मैच करना है। तो लेवल ऑफ कंपटीशन आप यहाँ से जांच सकते हैं क्या होने वाला है। क्लियर है ना? मैं आपको बस एक गाइड बता रहा हूँ क्या करना है आपको। उसके बाद कुछ और यहाँ पे छूट दिया गया है, जैसे जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उनको 10 वर्ष तक यहाँ का छूट दिया जाएगा, और उनका 40% या उससे ज़्यादा का डिसेबिलिटी है तो। और यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, अगर आप जांच प्रमाण पत्र में उपलब्ध नहीं कराते तो आपका अभ्यर्थता रद्द कर दिया जाएगा। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, मतलब जो आर्मी वगैरह से हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे 5 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। और वही है कि बाकी सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए, जो यहाँ बोल दिया गया वही आपको यहाँ पे करना है। अब बात करते हैं आरक्षण में। आरक्षण में तो हो गया अब सीधे सर्टिफिकेट का बात। सर्टिफिकेट में बहुत गड़बड़ी होता है, और सर्टिफिकेट में मैंने देखा पिछले जेपीएससी में भी, और जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ लोग हैं जिनका अभ्यर्थता रद्द कर दिया गया था वहाँ पर। तो इसमें आपको एकदम रिस्क नहीं लेना है। आपको क्या ध्यान देना, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। निवासी मतलब हो गया आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में देखिए 2 तरीका है, आप कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं। एक तरीका है कि अगर आपका एसडीओ से बन रहा है, मतलब आपका अगर अनुमंडल से बन रहा है, तो डेट होना चाहिए आपका 2 जून 2016। 2 जून 2016 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है एसडीए लेवल का, और उसका जो सैंपल है वो परिशिष्ट 8 में है, आप पीडीएफ में नीचे आइएगा ना, परिशिष्ट 1 2 3 4 करके दिया है। तो अगर ये फॉर्मेट में है आपका और एसडीओ लेवल से बना हुआ है, और तो डेट आप देख लिए 2 जून 2016 के बाद का है, तो आप एकदम सेफ जोन में हैं। और अगर आपका एसडीओ का लेवल का नहीं है, अगर आपका अंचल अधिकारी लेवल का बना हुआ है, तो अंचल अधिकारी का बना होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपका जो फॉर्मेट है वो 9 है, वो 9 है, और डेट है उसका आपका 19 जुलाई 2019। तो 19 जुलाई 2019 के बाद का अगर आपका ब्लॉक लेवल का है तो वैलिड रहेगा, और अगर आपका 2016 2 जून के बाद का है तो आपका एसडीओ लेवल का वैलिड रहेगा। उसका है 8 नंबर और 9 नंबर। 8 नंबर में आपका एसडीओ वाला है, 9 नंबर में आपका यहाँ वाला है, ब्लॉक वाला है। तो रेसिडेंशियल वाला क्लियर हो गया। परिशिष्ट 8 और 9 में आपको देख लेना है, पहले एसडीओ ऊपर है तो एसडीओ वाला देख लेना है, और नीचे वाला आपका रहेगा ब्लॉक लेवल का रहेगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पे वही है कि इसके पूर्व रहेगा तो निर्गत नहीं कर दिया जाएगा, मान्य नहीं रहेगा, तो ये सब तो ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं के लिए जिनकी शादी हो चुकी है। तो जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो आपके पिता या पति के आधार पर होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। और कुछ भी अगर नाम में गड़बड़ी होता है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में। तो कास्ट सर्टिफिकेट बात करते हैं तो सबका कास्ट अलग अलग है, एसटी ओबीसी अलग अलग है, तो हम लोग अलग अलग से भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति मतलब एससी, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। तो एससी और एसटी के लिए जो परिशिष्ट है वो परिशिष्ट 1 है, और इसके लिए आपको क्या है, वो अनुमंडल या आपका जो जिला है उसके लिए। तो अगर आपका जिला से बना हुआ है और सैंपल 1 के जैसा आपको दिख रहा है तो आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं है तो और भी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि सैंपल 2 में जाइएगा तो उसमें
अगर आपका अंचल अधिकारी से बना हुआ है तो सैंपल 2 आपके लिए वैलिड है, और वो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए तो भी वैलिड है आपका। और नीचे एक और वैलिड है आपका STSC के लिए कि अंचल अधिकारी से अन्यून, मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट। अन्यून का मतलब होता है एटलीस्ट, मतलब अंचल अधिकारी से एटलीस्ट यहाँ पे बना होगा तो परिशिष्ट 3 का है तो भी आपका वो 10/5/2023 के बाद का बना है तो भी आपका वो वैलिड हो जाएगा। तो STSC के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। अगर आपका अनुमंडल से बना हुआ है तो आप परिशिष्ट 1 देख लीजिए, अगर आपका अंचल अधिकारी से बना हुआ है और 2019 के बाद का है तो परिशिष्ट 2 देख लीजिए अगर वैसा है तो। और अगर आपका देख रहे हैं कि नहीं मेरा परिशिष्ट 3 का है, जो मेरे को लगता है कि लेटेस्ट अभी बना हुआ है, तो परिशिष्ट 3 पर आपका बना होगा जो 10 मई 2023 के बाद का होना चाहिए आपका। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय है, और जिनको जिनको प्रॉब्लम होता है सर्टिफिकेट बनाने में उनको बताता हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिए, जिनका ब्लॉक दूर है या फिर वो नहीं बनवा सकते हैं, बहुत दूर है, किसी को दे देते हैं किसी के रेफरेंस के थ्रू और वो बहुत लेट लगा देते हैं, आपको क्या करना है, प्रज्ञा केंद्र में जाइए सारा डॉक्यूमेंट के साथ, उसको बोलिए भैया आप ऑनलाइन कर दीजिए इसको, और ऑनलाइन कीजिए तत्काल में, तत्काल सर्विस में ऑनलाइन कीजिए इसको, 100 रुपये ज़्यादा लेगा आपसे, है ना। तो तत्काल में आप उससे ये करा लीजिए, उसके बाद आपको वो रिसिप्ट देगा। रिसिप्ट को क्या करना है, 3 से 4 बार अपना चेहरा जाके बीडीओ साहब को दिखाइए, बीडीओ साहब 2 या 3 दिन के अंदर में आपका वो बना देंगे। बोलेंगे सर हम लोग को फॉर्म भरना है, बहुत दिक्कत है। बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग होते हैं ना, वो बहुत हेल्पफुल, बहुत काइंड होते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। आपको थोड़ी सी डांट लगाएंगे वो लोग कि इतना दिन से कहाँ था तुम लोग, क्या कर रहा था, ऐसे करके, लेकिन अल्टीमेटली आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो दलालों के भरोसे छोड़ देते हैं तो आपका पैसा तो साथ में लेगा ही, और साथ में आपका वो डेट भी बहुत लेट करेगा। तो अगर आप खुद जाते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, आपके लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं STSC का, बात हो गया, हम लोग बात करते हैं OBC 1 और OBC 2 के लिए। तो OBC 1 और OBC 2 के लिए यहाँ पे अगर आप अनुमंडल से हैं, अनुमंडल से बना रहे सर्टिफिकेट, तो परिशिष्ट 4 को आप देख लीजिएगा। और अगर आपका ये वाला जो है जाति वाला, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया है, वैलिडिटी खत्म हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्व घोषणा पत्र देना पड़ेगा, जिसका परिशिष्ट 5 में सैंपल दिया गया है। क्लियर है। अब ये ध्यान हो गया आपका कि अगर आपका अनुमंडल से बना है परिशिष्ट 4 के लिए और वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है तो आपका स्वघोषणा पत्र देना पड़ेगा। साथ में ये तो हो गया आपका SDO लेवल वाला, अनुमंडल वाला, साथ में ब्लॉक लेवल का भी हमारे पास फैसिलिटी है। अगर आपका अंचल अधिकारी से बना है, मतलब आपका ब्लॉक लेवल से बना हुआ है, तो 25/2/2019 के पश्चात आपका होना चाहिए, और उसका सैंपल परिशिष्ट 6 में दिया है। तो काइंडली ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अपना सर्टिफिकेट निकालिए, और ये वीडियो देखने के बाद जो सैंपल नीचे रहेगा परिशिष्ट 5, 6, आप देखिए कि मेरा सैंपल उस तरह है कि नहीं। ये हो सकता है कि आपका इंग्लिश में हो और यहाँ पे सैंपल हिंदी में दिया गया हो, लेकिन आप पढ़ करके अनुमान लगा सकते हैं क्या सेम चीज़ बोला जा रहा है कि नहीं, पॉइंट का संख्या सेम है कि नहीं, तो आप समझ सकते हैं अच्छा मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है यहाँ पर। क्लियर है। EWS के लिए क्या करना है, आपको क्या करना पड़ेगा कि जो EWS के लोग हैं वो अपना जो संपत्ति का विवरण है वो सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, तो वही वाला वैलिड होगा, उसको दिखा करके ही आप अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है OBC लोग के लिए। तो जो OBC सर्टिफिकेट होता है ना, OBC सर्टिफिकेट हम लोग को यहाँ पे नहीं चाहिए, और खास कर ये बोल दिया है अगर केंद्र सरकार वाला आपके पास है, केंद्र जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहता है, अगर इंडिया लिखा रहता है, देखिएगा कि सर्टिफिकेट ऊपर रहता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फॉर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ऐसे करके, तो आपका झारखंड वाला ही वैलिड होगा, आपका इंडिया वाला वैलिड नहीं होगा। तो अगर आपको सोच रहे हैं मेरे पास OBC सर्टिफिकेट है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो OBC सर्टिफिकेट आपको चाहिए नहीं, तो OBC सर्टिफिकेट आप इसमें वैलिड ही नहीं होगा। और खासकर कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें इंडिया लिखा हुआ है वो तो आप छोड़ ही दीजिए, वो आपका वैलिड होगा, वो एकदम वैलिड नहीं है। तो आप अभी चेक कीजिए आपका सर्टिफिकेट आप। उसके बाद ये मैंने बता दिया कि पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, मतलब अगर किसी का भी जाति का यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र दिखाना है, या तो वो महिला हो या पुरुष हो, तो अपने पिता के आधार पर ही उसका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होगा। क्लियर है। और बाकी सारी चीज़ यहाँ पे बोल दिया गया है कि अगर आप प्रमाण पत्र जैसा है वैसा आप नहीं दिखाते हैं तो आपका वैधता रद्द कर दिया जाएगा, और यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है ना। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो OBC 1 है उसके लिए क्या है, मतलब OBC 1 मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हो गया, और OBC 2 क्या हो गया, जो नॉर्मल OBC होता है अदर बैकवर्ड क्लास उसके लिए है ना। तो EBC बोलते हैं उसको, बेसिकली एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और OBC बोलते हैं। तो यहाँ पे OBC
1 मतलब आपका ईबीसी मान लीजिए और ओबीसी 2 मतलब जनरल ओबीसी मान लीजिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा गया है, जो बहुत लोग पिछले बार कंफ्यूज हुए थे कि आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे देना अनिवार्य है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र लिखते हैं तो वहाँ पे देखिए जो नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र होगा उसका जो पॉइंट नंबर होगा ना, वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड विद दिस सर्टिफिकेट। इसका मतलब है कि आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो आपका प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ओबीसी वाले ये थोड़ा सा आपके लिए ध्यान देने योग्य बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। और बाकी एक चीज़ और, जो बोलते हैं सर मेरा स्पेलिंग में प्रकाश है तो ए छूट गया है इसमें और इसमें, तो वैलिड होगा क्या? एकदम वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि आपका जो स्पेलिंग होना चाहिए एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपका सारा सर्टिफिकेट में है। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन भरने के लिए। तो ऑनलाइन भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये लोग बोलते हैं कि आप जो विज्ञापन को उसको ध्यान से पढ़िए, लेकिन जैसे ही विज्ञापन आता है कोई नहीं पढ़ते हैं। मुझे पता है विज्ञापन आने के साथ बोलते हैं सर हम भर सकते हैं क्या, सर हम ये कर सकते हैं क्या। थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लीजिए, आपको भी थोड़ा हैबिट हो जाएगा सरकारी डॉक्यूमेंट पढ़ने का, है ना। तो क्या क्या ध्यान रखना है आपको वो देख लीजिए। आपको आवेदन भरने से पूर्व फोटो और सिग्नेचर का स्कैन फोटो होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो फोटो रहेगा ना, जो फोटो आप अपलोड कीजिएगा उसका आप 4 से 5 कॉपी निकाल करके या 8 कॉपी निकाल करके आप रख लीजिएगा। उसमें बाहर में जो उसका पर्चा रहेगा उसमें लिख दीजिएगा CGL 2023 में इसको डाले हैं हम, तो आपका रेफरेंस रहेगा। तो उससे क्या होगा, फोटो आपका हमेशा रहेगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी फोन फॉर्मेट हो गया या लैपटॉप फॉर्मेट हो गया तो फोटो भी चला जाता है, फिर वो फोटो नहीं लाइएगा तो वहां पर फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देगा। इसलिए एग्जैक्ट सेम मैच कराइए हर जगह। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अब स्पेलिंग वाले मैंने आपको बता दिया, स्पेलिंग आपको हर जगह सेम रखना है। फॉर्म भरते समय कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मतलब कहाँ कहाँ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए? जो 10th का सर्टिफिकेट मतलब जो स्कूल सर्टिफिकेट है जो नाम उसमें है, उसके बाद जो जातीय आवासीय है उसमें भी सेम नाम होना चाहिए, और जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें भी आपका क्या होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए। तीनों जगह आपका मैच करना चाहिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट में जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या आएगा, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। ये दो चीज़ आ जाएगा आपको। और ये मोबाइल नंबर और ईमेल एकदम सुरक्षित रखना है, और ये पासवर्ड रहेगा इसको तो आपको कहीं पर नोट कर करके जो आपका सेफ है, जो डायरी है वहाँ पर रख लीजिए ताकि आपका वो सुरक्षित रहे। हालांकि ईमेल में रहता है, लेकिन कभी क्या होता है कि फ़ोन फॉर्मेट हो गया है, मेरा ईमेल काम नहीं कर रहा है, हम पासवर्ड भूल गए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वैसे केस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद अगला दिन नेक्स्ट डे, मतलब मान लीजिए कि अभी सुबह में आप 10 बजे फॉर्म भर लिए, ठीक है, 10 बजे रजिस्ट्रेशन कर लिए। उसके बाद अगला दिन 12 बजे के बाद, अगला दिन 12 बजे दोपहर के बाद आप फिर से लॉगिन कीजिए और वहाँ पे फीस जमा कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक दिन आपको छोड़ देना है, एक दिन आपको छोड़ देना, एक दिन बीच में गैप रहेगा। तो यहाँ लिखता है एक दिन के बाद आप फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि आप 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन किए, 1 जुलाई को आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो 2 जुलाई को 12 बजे के बाद 12 बजे के आप फीस जमा कर सकते हैं। लेकिन आप फिर 3 जुलाई को फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे, एक दिन बाद मतलब 3 को छुट्टी रहेगा, तो 4 जुलाई को फिर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकेंगे। तो ये टोटल आपका जो खेला है वो 4 दिन का है प्रोसेस, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये भी आपको बोल रहा है कि फोटो और सिग्नेचर का यहाँ पे आप क्या करिए, सबमिट करने के बाद उसका आप स्कैन कॉपी अपने पास रखें, और जो प्रिंट आउट लीजिएगा वो भी अपने पास रखें ताकि भविष्य में सुरक्षित हो। क्योंकि अभी जैसे आप देखें पंचायत सचिव का रिजल्ट आया तो लोगों के पास प्रिंट आउट है ही नहीं, ना तो ईमेल है, फोन है, कुछ नहीं पता है क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो वो लोग हमेशा के लिए उनको प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे करके, है ना। अब बात करते हैं कि सर्टिफिकेट का जांच कब होगा। तो जितना भी सारा सर्टिफिकेट है उसका मूल प्रति मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय में जांच किया जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे पाए ना, सारा आपका जो अभ्यर्थता है, जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा। फिर आप पढ़े लिखे, एग्जाम दिए, सिलेक्शन हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम आया, लेकिन आपका नौकरी नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि वैसे स्टूडेंट जिनका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मान लीजिए गलत हो गया और वो सुधार भी नहीं पाए, जो 25 से 27 तक जो सुधारने का टाइम है वो सुधार नहीं पाए किसी कारण से, तो उनका तो गड़बड़ हो गया। तो अब वो क्या करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आप उसको सुधार नहीं सकते।
लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि उनका शुरू राउंड में, मान ली फर्स्ट राउंड में वो अप्लाई किए, अपना नाम की जगह में, प्रकाश की जगह में आप एच छोड़ दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला, यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक से अधिक ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन आपको जो लास्ट में फॉर्म भरेंगे ना, जो लास्ट में फॉर्म भरेंगे वही आपके लिए वैध माना जाएगा। तो आप जितना भी गलती करते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको दोबारा से अलग फॉर्म भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही, लेकिन वही होगा जो लास्ट में फॉर्म भरेंगे वही आपके लिए मान्य होगा, और पुराना फॉर्म का पैसा भी वापस नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है ना। अब बात करते हैं कि कुछ गलती आपको सुधारना है, लेकिन वो गलती क्या है, वो गलती आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 4 को छोड़ करके अगर आप गलती करते हैं, 4 चीज छोड़ करके, क्या क्या, अगर आप नेम सही डाले हैं, डीओबी सही डाले हैं, ईमेल आईडी सही डाले हैं और मोबाइल नंबर सही डाले हैं, अगर ये 4 चीज सही है तो फिर आप 25 से लेकर 27 तक आप उसको सुधार सकते हैं। और अगर इसमें से ही आपका गलत है तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गया आपका सुधारने का डेट। तो आप देखिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। आप 20 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं, आपका 1 महीना फॉर्म भरने का टाइम है 19 जुलाई तक। उसके बाद एक दिन के बाद, मतलब 19 जुलाई हो गया, तो परीक्षा शुल्क कब भर सकते हैं आप, 21 तारीख से मध्य रात्रि से आप स्टार्ट कर सकते हैं परीक्षा शुल्क देना। उसके बाद फोटो, एक दिन यहाँ पे छुट्टी रहेगा, 21 के बाद 22, तो 23 तारीख से आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ गलती हुआ वो 4 को छोड़ करके, तो 25 से 27 तक आप उसको सुधार लीजिए, और अगर गलती नहीं हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, और पूरा दूसरा कुछ गलती हुआ तो री रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो पेमेंट कर दीजिए और सबमिट कर बटन दबा दीजिए, और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर डालिएगा। जब आप पेमेंट कीजिएगा तो वहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आता है, कैटेगरी सेलेक्ट में आपको यही वाला कैटेगरी सेलेक्ट करना है, नहीं कि दूसरा वाला फॉर्म के लिए आप फॉर्म भर दिए, पैसा दे दिए। तो JGLCC 2023 वाला सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, तभी आप परीक्षा का भुगतान कीजिएगा। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि परीक्षा जो होगा OMR बेस्ड होगा, और अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है तो आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि एक अलग ही इसका कहानी चलता है नॉर्मलाइज का, है ना। तो भगवान से मनाइए कि एक ही दिन एग्जाम हो सारा जगह में, तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। परीक्षा का स्वरूप सबको पता है, नए बच्चों के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं 3 चरण में परीक्षा लिया जाएगा। एक ही दिन 3 एग्जाम होगा, एक ही दिन 3 एग्जाम होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 में क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश रहेगा 60-60 क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे पेपर 1 में क्या है, हिंदी है और इंग्लिश है 60-60 क्वेश्चन। इसमें से क्या रहेगा कि 30 क्वेश्चन ग्रामर रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका पैसेज रहेगा। उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश में 60-60 हो गया। इसमें आपको टोटल 30% मार्क्स लाना है, मतलब मान लीजिए कि 12 120 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 12 3 36 हो गया। इसमें आपको कितना लाना है, मात्र 30% लाना है। तो यहाँ कर दिए, यहाँ ऐसे कर दिए, तो यहाँ पे टोटल आपको कितना आएगा 108 नंबर, मात्र 108 नंबर आपको लाना है। 360 में 360 है, मात्र 108 लाना है, तभी आपका जो आगे जांच होगा। तो ये बहुत इजी होता है, इसको आप नहीं पढ़ करके जाइएगा तो आराम से आपका पास हो जाइएगा, है ना, अगर बेसिक हिंदी इंग्लिश आप शुरू से पढ़ते आए हैं तो। बात करते हैं पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपका हिंदी इंग्लिश और संस्कृत ऐड हो गया, बाकी पुराना वाला जो है वो ही है। और पेपर 3 का सिलेबस तो वही है, आप देखिएगा झारखंड जीके में यहाँ पे 40 है, सामान्य अध्ययन में 30, और बाकी सब में क्या है, सब में 20-20 क्वेश्चन है। ये हो गया। अब आगे बात करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ये मैं आपको बता दिया कि 30-30 रहेंगे, अनुच्छेद और व्याकरण, इस तरह करके। पत्र 2 वाला का परिशिष्ट 12 से पूरा का पूरा सिलेबस है, वो हम लोग आएंगे अभी। पहले पत्र 3, पेपर 3 का देख लेते हैं। तो पेपर 3 में देखिए आपको कहाँ से पढ़ाई शुरू करना है, एकदम आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। जो 4 महीने का अभी बचा हुआ आपका, उसमें आपको क्या करना है, एकदम आपको यहाँ से स्टार्ट करना, मैं बता रहा हूँ आपको। कहाँ गया, हाँ, भारत का संविधान से स्टार्ट कीजिए, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, और उसके बाद ये सब कहाँ गया आपका, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, ये सब आप पहले कर लीजिए। जितना मैंने टॉपिक घेरा लगा दिया है ना, इसको एकदम पहले से कर लीजिए आप। उसके बाद ही आप कुछ और कीजिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका बाकी चीज़ का पढ़िए। क्लियर है। और इसमें भी आप देखिए झारखंड की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक, सामान्य, मतलब 30 क्वेश्चन है, उसमें भी 3-4 क्वेश्चन आपका झारखंड का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो झारखंड आपका 40 से प्लस क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वाला है। अब बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में जनरल साइंस पूछा जा रहा है, कुछ सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूछेगा ही पूछेगा। मैथ्स में भी सेम है, अंक गणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा 10th लेवल का। मानसिक क्षमता दृश्य, इसका मैंने जो इंग्लिश वाला है उसका वर्जन आपको बताया था,
आप देखिएगा वीडियोज़ में जाके कि सादृश्यता मतलब क्या होता है इंग्लिश में, तर्क शक्ति या अंक गणितीय संज्ञा या कूट लेखन किसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग तो इंग्लिश में सब कुछ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग, ब्लड रिलेशन ऐसे करके, है ना। कंप्यूटर में भी आपको देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन कर दिया है कंप्यूटर का विभिन्न उपकरण। उपकरण मतलब क्या हो गया, सीपीयू, मदरबोर्ड, यूपीएस, कीबोर्ड, माउस, ये उपकरण हो गया। एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं एमएस विंडो है, तो एमएस विंडो कब आया, कहाँ, कौन लॉन्च करता है, एमएस विंडो में क्या क्या सुविधाएं हैं, बूटिंग किसको बोलते हैं, सबसे क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिलेगा। एमएस ऑफिस मतलब क्या होगा, सिर्फ एमएस वर्ड नहीं, एमएस ऑफिस में आपका क्या हो गया, एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका एक्सेल हो गया, फिर एक्सेस हो गया, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरनेट संचालन, इंटरनेट जहाँ आता है वहाँ ईमेल आएगा तो वहाँ पे वायरसेस आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पूछे जाएंगे। अब देखिएगा जितना मैं टॉपिक बोला उस से क्वेश्चन घूमते हैं आसपास। झारखंड तो आप देखिए पूरा का पूरा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ना कहाँ से, सबसे पहले झारखंड का यहाँ पे इतिहास आपको स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए झारखंड का भूगोल से, और मेरा जो 1 से 27 तक का लेक्चर है आप उसको देखिए। उसके बाद आपको हिस्ट्री में जैसे जनरली आपको अगर आप शुरू में पढ़ रहे हैं, आप विद्रोह वगैरह से शुरू कीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर बाद में कीजिएगा उसको, है ना। और साथ में खेल खिलाड़ी योजना, ये सबसे क्वेश्चन इतने भर भर के रहेंगे ना, मतलब करंट अफेयर, मतलब सिंपल मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर करंट अफेयर के बिना आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना जो रैंक है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और जो लोग पढ़ते हैं मार्क्स उन्हीं का सबसे ऊपर आता है, ये आप मान लीजिए, मेरा बात को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट, यहाँ पे मात्र पेपर 2 और पेपर 3 को लेकर तैयार किया जाएगा, पेपर 1 का यहाँ पे कोई लफड़ा यहाँ पे आपका है नहीं, है ना। अब ये बात करते हैं कि आपका जो मार्क्स होना चाहिए मिनिमम कितना होना चाहिए अगर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, तो उन्हीं का मेरिट लिस्ट तैयार होगा जिनका जनरल में 40% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उन्हीं का ही मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा। और एक चीज़ और है, जिनको कभी कभी डाउट लगता है कि मेरा नंबर ज़्यादा होना चाहिए था, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 7 दिन के अंदर आप क्या कीजिए कि 500 रुपये का एक भुगतान कर करके पुनर्मूल्यांकन, मतलब आप रिकाउंटिंग करा सकते हैं, आपका जो कॉपी रहेगा उसका रिकाउंटिंग करा सकते हैं, अगर आपका नंबर में काउंटिंग मिस्टेक होगा तो आपका सुधर जाएगा वो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो एडमिट कार्ड रहेगा, जो एडमिट कार्ड में जो साइन वगैरह होता है वो मूल प्रति आपको अपने पास रखना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना उस समय आपको वो काम आएगा, उसके बिना बड़ा दिक्कत करता है, वो लोग बता रहे हैं आपको। उसके बाद ये देखिए परिशिष्ट 1, जो मैंने बताया था कि एसटीए से शुरू था, है ना, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, परिशिष्ट 1 है, परिशिष्ट 2 है, फिर परिशिष्ट 3 है, ऐसे करके जो भी आपका एप्लीकेबल होता है उसको आप देख लीजिए, ये पीडीएफ तो टेलीग्राम में मैं डाल ही दूंगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए। अब एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको, तैयारी कहाँ से कर सकते हैं आप, खोरठा वाला भी बचा हुआ है और संथाली, ये जो देखिए परिशिष्ट 12 से आपका लैंग्वेज पेपर आ गया। लैंग्वेज पेपर के बारे में बात करते हैं तो इस बार पूरा का पूरा जो सिलेबस है हर एक का समानीकरण कर दिया गया है, सबका समानकरण कर दिया गया है। आप देखिएगा यहाँ पे, इसमें भी लोकगीत है, उसमें भी लोकगीत है, उसमें भी शिष्ट गीत है, इसमें भी शिष्ट गीत है, ऐसे करके समान कर दिया गया है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, नागपुरी वाले देख सकते हैं आपका क्या क्या पुराने वाले में आप देख सकते हैं, नया नया आपको पढ़ना है। और खोरठा वाले एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, खोरठा वाले, तो यहाँ पे आपका जो पुराना सिलेबस था उसमें से कुछ कुछ चैप्टर ऐड हो गया है, आई थिंक क्रिया पहले नहीं था, क्रिया ऐड हो गया, फिर अवयव, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक, उन्नार्थक शब्द। उसके बाद ये सारे चीज़ें तो है ही आपको कि लोकगीत है, संस्कार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सब में ही है ये चीज़। उसके बाद एक पति डोंगल महुआ नया किताब ऐड हुआ है। उसके बाद सोहान लागे रे का किताब है ये सारा, है ना, ये सारा सोहान लागे रे का कविताएं हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो लोक कथा है, लोक कथा आपका वो जनजातीय जो विभाग है टीआरआई उसके द्वारा जो किताब है उसके द्वारा है। ये हमारा पुराना वाला ही सिलेबस है, 4-5 को जो दिया है, चाबी काठी भी हम लोग को पढ़ना है। और साहित्य निबंध देखिएगा यहाँ पे 8 गो है, लेकिन यहाँ पे 2 गो यहाँ पे लिस्ट दिया गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसकन्फ्यूजन है, इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा साहित्य निबंध कितना है, 2 काउंट है, बाकी दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं हम दूसरा सिलेबस वाला से। तो आप देखिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे देख लेते हैं कुरमाली का, तो कुरमाली में आधुनिक कहानी क्या गो है, 8 गो है। अब निबंध वाला देख लेते हैं, देखिए इसका देखिए नागपुरी का यहाँ पे है, तो नागपुरी का निबंध कितना, 8 गो है, इसका मतलब है कि हम लोग का 8 यहाँ पे है, लेकिन 8 लिस्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये एक बार आप आयोग को फ़ोन लगा करके, या फिर हो सकता है कि वो जारी करे कुछ शॉर्ट नोटिस कि जो खोरठा वाला है उसका संशोधित ही है, तो यहाँ मेरे को लगता है कि 6 गो यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पे, क्लियर है।
कोठा वाले ध्यान रखेंगे इसको। और इस तरह हो का है, बाकी अपना सबको देख ही लिए होंगे, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस और एडवर्टीजमेंट का पूरा संक्षिप्त जो है वो खत्म होता है, एक्सट्रैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आप इसका तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने एकदम बेस्ट तरीके से यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। अगर आपको कहीं ना कहीं से तो आप पढ़ ही रहे होंगे, डेफिनेटली, है कि नहीं। तो कहीं पर भी आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप तो देख करके खरीदते हैं ना कि भाई सब्जी खराब है कि नहीं है। तो ये तो फिर आपका करियर का सवाल है ना। तो मैं आपको एग्जैक्टली बोलता हूँ कि आप 10-15 जगह आप सर्च करें, जो टफ टॉपिक्स हैं उनको सर्च करें आप, है ना। क्योंकि नदी और जलप्रपात तो कोई भी पढ़ा देंगे, लेकिन जो भाषा है, लिपि है, सामुदायिक विकास है, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से क्लियर हो रही हैं। तो वो चीज़ों को आप डेमो देखिए सर, जहाँ पे भी आप बोल रहे हैं सर मेरे को तो उनका नोट्स दिखाइए, आप कंपेयर कीजिए, उसके बाद आप कोर्स को कह लीजिए और भरोसे के साथ उसको तैयारी कीजिए। क्लियर है। तो हमारे यहाँ आपको पूरा जेएसएससी, सीजीएल, एलडीसी सबका तैयारी यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोटा, नागपुर, हर एक चीज़ें का टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना, हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको पता है हमारे बारे में, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जेएसएससी एजुकेशन। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, या इस नंबर पे अगर आप हाई लिख के व्हाट्सएप कीजिएगा तो ग्रुप में अभी ऐड हो जाइएगा और आपको लिंक वगैरह भी सारा मिल जाएगा, और ऑफर्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो भी ऑफर चल रहे हैं। तो डू विजिट आवर एप्लीकेशन फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से हमारे कोर्सेज को करते हैं तो ना कि आपका सिलेक्शन होगा, बल्कि आपका पोजीशन जो सिलेक्शन का है, जो रैंक है, वो बहुत अच्छा आएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और होप कि आपका एग्जाम हो जाए। आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके से, चाहे वो एडवर्टीजमेंट में हो या हमारे आप क्लासेस कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन आपको डाउट है कि मेरा स्ट्रेटजी कुछ अलग है, तो मेरे को एक बार आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्ट सही जानकारी दूंगा। बीइंग अ टीचर, मैं आपको कभी भी गलत जानकारी, कोई भी टीचर नहीं आपको गलत जानकारी नहीं देगा कि आपको कैसे पढ़ना है। तो मैं आपको बीइंग अ टीचर, आप कहीं पर भी पढ़े, सेल्फ स्टडीज करना, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो आप इन नंबरों पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।